ओके स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस में हमने क्या पढ़ा? इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा कि दो वेव्स का सुपरपोजिशन, दो कोहेरेंट सोर्सेज का सुपरपोजिशन क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस कहलाता है। उसमें एक जो इंटरफेरेंस होता है वो इंटरफेरेंस सस्टेन इंटरफेरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सस्टेन इंटरफेरेंस, क्योंकि वहाँ पर पैटर्न क्या होता है? सस्टेन होता है, फिक्स होता है। अगर कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होते हैं, अगर कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होते हैं तो जो इंटरफेरेंस कहलाता है वो टेम्परेरी इंटरफेरेंस कहलाता है, टेम्पोरल इंटरफेरेंस। ठीक है, वहाँ पर जो पैटर्न है वो टेम्परेरी होगा या दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए हम जो इंटरफेरेंस पढ़ते हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज का पढ़ते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में मैंने पहले ही बताया। कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम। और साथ ही साथ एक कंडीशन और, जिनका फेज जिनका फेज आपका टाइम का इंडिपेंडेंट होता है। फेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमने दो वेव ली थी पहले भी, y1 a1 sin ओमेगा टी और y2 a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। तो y नेट आया था हमारे पास r sin ओमेगा टी प्लस थीटा आया था सुपरपोजिशन करके। उसमें r की वैल्यू क्या थी? ये आई थी, और थीटा की वैल्यू ये आई थी। और हमने क्या लगाया था? a1 a2 के बीच में वेक्टर सम। ठीक है ना, a1 a2 के बीच में वेक्टर सम, जहाँ पर a1 और a2 वेव जो है उनके बीच में जो फेज है वो फाई बोला था, और जो r रिजल्टेंट वेव है उसका जो a1 के साथ फेज है वो बोला था थीटा। क्या बोला था? थीटा। ये हम पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होता है जिसमें रिजल्टेंट वेव जो होती है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मैक्सिमम। ठीक है, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है किसी भी वेव की। ठीक है, तो इंटेंसिटी इज आल्सो व्हाट? मैक्सिमम, क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। सही है। ऐसे ही एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है? एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें रिजल्टेंट वेव के जो एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम आना चाहिए, यानी इंटेंसिटी भी क्या आनी चाहिए? मिनिमम आनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये हमने पढ़ा था। अब हम थोड़ा और डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके थे, और अभी हमने क्या पढ़ा है? टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, जो रिजल्टेंट वेव आई, जो रिजल्टेंट वेव आई उसका एम्पलीट्यूड आप जानते हैं? उसका एम्पलीट्यूड कितना है? रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड आया वो आया अंडर रूट ऑफ, मान लो वो r आया। कितना आया? मैं r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो r लिख लेते हैं। चलो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं, तो r स्क्वायर कितना आएगा? जल्दी बोलो। a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। फाई क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। और कौन सा फेज डिफरेंस? जो आपका ओमेगा की वजह से नहीं है, ओमेगा वाला नहीं है, क्योंकि ओमेगा मैंने दोनों का सेम लिया है ना। ओमेगा क्या लिया है? सेम। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान से देखो, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है? इंटेंसिटी अपॉन कांस्टेंट। तो लगा दो नेट इंटेंसिटी अपॉन कांस्टेंट। ये हो गया I1 इंटेंसिटी अपॉन कांस्टेंट। ये हो गया I2 इंटेंसिटी अपॉन कांस्टेंट। ये हो गया 2 रूट I1 इंटेंसिटी अपॉन कांस्टेंट रूट I2 इंटेंसिटी अपॉन कांस्टेंट इनटू कॉज ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, k से k कट गया, तो कितना आ गया बेटा? नेट इंटेंसिटी कितनी आ गई? रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। 2 रूट I1 I2 cos फाई। आगे क्या नहीं आ गई? बोलो, समझ में आया आपको अच्छे से? ये नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए। पहली नंबर बात। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आपको ये दोनों पता चले। अब मैंने आपको एक बात बताई है कि जो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है ना, क्या होनी चाहिए? मिनिमम। ठीक। अच्छा, एक स्पेशल केस इसका और ले लेते हैं जिसके बारे में बुक्स में कई बार लिखा होता है। ठीक है ना, इफ इंटेंसिटी, ये स्पेशल केस बना लेंगे इसका, इसी का स्पेशल केस है। जनरल केस ये है, ये स्टैंडर्ड केस है। स्पेशल केस, इंटेंसिटी ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स अगर सेम है, अगर जो दो कोहेरेंट वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है? इज सेम। अगर वो सेम है तो क्या करोगे आप लगाओगे I। आप मान लो इंटेंसिटी I1 I2 बराबर है, सेम है, और वो किसके बराबर है? I0 के बराबर है। किसके बराबर है? I0 के।
तो ठीक है, I1 I2 की जगह I0 डाल देते हैं, तो ये बन गया I0 प्लस आगे भी I0 हो गया प्लस 2 रूट I0 cos ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, cos ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। तो I कितना आ गया बालकों, 2I0 प्लस 2I0 cos फाई। मैं फिर से पूछ रहा हूँ फाई क्या है, फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, और फाई जो फेज है वो किसकी वजह से है, आपका पार्ट डिफरेंस की वजह से है, इनिशियल फेज मिलाकर। अभी मैं उसके बारे में और डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। ओमेगा की वजह से नहीं है फाई फेज, ठीक है। तो आई कितना आ गया, आई आ गया 2I0 1 प्लस cos फाई। और मैथमेटिक्स जानते हैं सभी बच्चे, फॉर्मूला सिंपल होता है 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2। दैट मीन्स इंटेंसिटी विल बिकम व्हाट, 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। ये आ गया। अगर दो वेव्स की इंटेंसिटी सेम है और वो दोनों वेव्स सुपरपोज कर रही हैं तो नेट इंटेंसिटी ये होती है। तो नेट इंटेंसिटी क्या होती है, 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, ठीक है। और अगर दोनों वेव्स की इंटेंसिटी सेम है तो एम्पलीट्यूड भी सेम रहा होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड सेम रहा होगा तो आर एम्पलीट्यूड कितना होता है, अगर इसमें डाल दो आप ए स्क्वायर प्लस 2A² cos फाई, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, बस इसका अंडर रूट कर देंगे, खत्म हो गया। तो कितना आएगा, 2A0 cos फाई बाई 2, 2A0 cos फाई बाई 2। कैसे करा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। वैसे क्या करेंगे, देखो A0 का स्क्वायर प्लस A0 का स्क्वायर प्लस 2A0 स्क्वायर cos फाई। तो ये A0 स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2A0 स्क्वायर, और ये भी 2A0 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस cos फाई। 1 प्लस cos फाई क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos फाई 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2। और जब सारा का सारा इन रूट से निकलेगा तो क्या बनेगा, 2A0 cos फाई बाई 2। सिंपल है। अगर दो वेव्स की इंटेंसिटी सेम है जो सुपरपोज कर रही हैं और उन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड भी सेम है तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये होगा और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, ये होगी। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में आ जाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ी चर्चा करते हैं हम कि जो फेज डिफरेंस है ये कौन सा है, ठीक है। ठीक, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अब ढंग से, सही बच्चे देखेंगे। इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा मैं आपको यहाँ पर काफ़ी, ठीक है, जिस पर अटकाया जा सकता है, ठीक है। वो बातें करेंगे अब हम। चल लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, रियलिटी में आप एक बात बताओ मुझे, जो वेव होती है मेरी उसकी इक्वेशन A sin ओमेगा टी होती है या A sin ओमेगा टी प्लस KX या ओमेगा टी माइनस KX होती है, ओमेगा टी प्लस KX या माइनस KX होती है, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपको ओमेगा टी से ड्राइव करा दिया, ठीक है ना। क्या करा दिया, ओमेगा टी से ड्राइव करा दिया। लेकिन रियलिटी में जो वेव होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, A1 sin ओमेगा टी प्लस KX, दूसरी होगी A2 sin ओमेगा टी प्लस KX2 और ये KX1, ऐसे समझ लो, प्लस फाई नॉट मान लो इसको इनिशियल फेज, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, सही है। ओमेगा मैंने सेम लिया है, पाथ अलग अलग हो सकता है। मेरे दो जो पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो एक सोर्स ये है S1 और एक सोर्स मेरा ये है मान लो S2, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को इंटरफेरेंस करना है, यहाँ पे सुपरपोजिशन करना है। तो ये वेव यहाँ से यहाँ आएगी और ये वेव यहाँ से यहाँ आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी, समझ में आती है इतनी बात। क्या दोनों वेव्स की पाथ लेंथ सेम है, क्या दोनों वेव्स की यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की लेंथ सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो मैंने मान लिया कि मान लो ये चली कितना x1 और ये चली x2, ठीक है। इसको S1 सोर्स मान लो, इसको S2 मान लो, कोई इशू नहीं है यार वो तो, ठीक है। नाम में क्या रखा है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 होगा पार्ट डिफरेंस, क्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सही, कोई दिक्कत नहीं। तो रियलिटी में मेरी वेव्स ये हैं, लेकिन मैंने पढ़ा कैसे, आपको पढ़ाया कैसे, आपको पढ़ाया मैंने ये वाली वेव बना के, ध्यान से सुनना मजा आएगा। A1 sin ओमेगा टी और दूसरी बनाई थी A2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। यानी इन जो मैंने वेव्स बनाई ना, जो मैंने वेव्स बनाई थी, जो स्टैंडर्ड आसान करने के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने आपको इसका इंटरफेरेंस पढ़ाया था, ठीक है। वहाँ पर फाई क्या था, फाई था ये इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस, इन दोनों वेव्स के जो फेज हैं उनके बीच में डिफरेंस,
कितना, जैसे इस वेव का फेज है ओमेगा टी प्लस फाई, इसका कितना है ओमेगा टी, इनका डिफरेंस कितना आ गया, फाई आ गया। आ गया क्या नहीं आ गया? यहाँ भी वही काम है, यहाँ भी वही काम है, ध्यान से देखेंगे आप। इसको इससे डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू प्लस फाई नॉट माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, यही करोगे। और ये जो नेट फेज है ये अभी भी फाई ही है भाई, ये फाई ही है, ये वाला फाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा टी ने ओमेगा टी को मार गिराया, कितना आ गया, के एक्स टू माइनस एक्स वन, और कितना आ गया प्लस इनिशियल फेज फाई नॉट इज टोटल फेज फाई, इज टोटल फेज व्हाट, फाई, ठीक है। अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये जो फाई मैंने बनाया था, ये जो मैंने वेव जो मैंने आपको ड्राइव कराई है, जो फाई बनाया था उसमें जो फेज डिफरेंस था वो था इनिशियल फेज की वजह से प्लस पार्ट डिफरेंस की वजह से। क्या वो ओमेगा की वजह से था? बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ओमेगा कट चुका था, ओमेगा कट चुका था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया यार? आ गया होगा, ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। तो के डेल्टा एक्स प्लस फाई नॉट इज फाई, टू बी वेरी वेरी क्लियर विथ यू, टू बी वेरी वेरी क्लियर विथ यू। एंड के इज व्हाट, के इज 2 पाई बाय लैम्डा, के इज व्हाट 2 पाई बाय लैम्डा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो आपको समझ में आया ये फाई जो होता है ये कौन सा फेज होता है जो आपके फॉर्मूलों में फाई आ रहा है? जैसे फॉर्मूलों में क्या, आर के फॉर्मूले में फाई आया कि नहीं आया? नेट एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में क्या आया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। वहाँ पर फाई क्या है? वहाँ पर फाई जो है वो फेज डिफरेंस है। कौन किसकी वजह से? पाथ डिफरेंस की वजह से प्लस इनिशियल फेज की वजह से, प्लस इनिशियल फेज की वजह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम। नाउ अब हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। अगर मैं इनिशियल फेज को 0 ले लूँ, अगर क्वेश्चन में मुझे इनिशियल फेज गिवन है 0, इनिशियल फेज फाई नॉट इनिशियल फेज था क्या नहीं था? इफ यदि, मैं वाले बोल रहा हूँ, यदि मैंने टर्म यूज करी है, ठीक है, इफ इनिशियल फेज इज फाई नॉट 0 ले लेता हूँ मैं, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फेज डिफरेंस, के इज व्हाट 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू व्हाट फेज डिफरेंस। ये जो फेज डिफरेंस है प्योर पाथ डिफरेंस की वजह से है। दिस फेज डिफरेंस इज ड्यू टू ओनली व्हाट, पाथ डिफरेंस। यहाँ पर इनिशियल फेज नहीं है, यहाँ पर इनिशियल फेज मैंने नहीं लिया है। अगर इनिशियल फेज क्वेश्चन में गिवन होगा तो मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा, मुझे यहाँ पर क्या करना होगा बेटा, ऐड करना होगा। तो वहाँ पर उस केस के लिए क्या होगा, जनरल क्या होगा, ये तो केस हो गया स्पेशल केस। और जनरली मैंने क्या पढ़ा, इफ़, चलो सेकेंड नंबर पॉइंट बना लेते हैं, इफ़ इनिशियल फेज इज नॉट इक्वल टू 0, दो ही केस बने। अगर मान लो 0 नहीं है तो के डेल्टा एक्स प्लस फाई नॉट इज व्हाट फाई, तब इक्वेशन बनेगी 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स प्लस इनिशियल फेज इज इक्वल टू टोटल फेज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? होप करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी क्लैरिटी से आपको चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। आपको समझ में आया वो फाई कौन सा होता है? वो फाई होता है ड्यू टू पाथ डिफरेंस एंड ड्यू टू इनिशियल फेज, बट नॉट ड्यू टू ओमेगा, but no, because omega is what, same. And why omega is same? Because we are considering coherent sources interference. We are considering what? Coherent sources interference, and in coherent sources interference omega should be same. Omega should be what? Same. Okay, no problem at all, ठीक है। Now the thing is that हमें इंटरफेरेंस पढ़ना है, कौन सा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। चलो अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। Let's start with constructive. Let's start with constructive interference. Constructive interference बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। लेक्चर समझ में आना बहुत जरूरी है ये, ठीक है। दिस इज बेस ऑफ वेव ऑप्टिक्स, दिस इज व्हाट, बेस ऑफ वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। ओके, इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या दिक्कत होती है भैया? नेट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए और इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। मेरा डेफिनेशन यही कहलाती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, नो प्रॉब्लम। इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम एंड ए शुड बी मैक्सिमम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई एम कंसिडरिंग फाई नॉट इक्वल टू 0, मैं फाई नॉट को 0 कंसिडर करके कर रहा हूँ, ठीक है, कंसिडर कर रहा हूँ मैं इनिशियल फेज को 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम। नाउ ठीक है बेटा, तो आई का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? आई का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। ai1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 कोस फाई, यही बताया था मैंने आपको, पक्का? बिल्कुल बताया था, सही बताया था। अच्छा,
अब ये आई मैक्सिमम कब होगा, जब ये आई मैक्सिमम कब होगा, जब ये कोस फाई मैक्सिमम होगा, जब कोस फाई क्या होगा, मैक्सिमम। ओके नो प्रॉब्लम। और कोस फाई बड़े से बड़ा कितना हो सकता है, मुझे ये बता दो भाई। कोस फाई बड़े से बड़ा 1 हो सकता है, इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती ही नहीं, क्योंकि कोस फाई की वैल्यू -1 से 1 जाती है। तो बड़े से बड़ा 1 और छोटे से छोटा -1, नो प्रॉब्लम। तो बड़े से बड़ा आपकी बात करनी थी मुझे, तो 1 हो सकता है। तो फाई ये जो फेज़ होगा ये क्या होगा, यानी किस एंगल पे ये 1 आता है, ये किस एंगल पे 1 आता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज व्हाट 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज व्हाट 2n पाई, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस शुड बी 2n पाई, फेज डिफरेंस इज व्हाट 2n पाई, और फेज डिफरेंस ही है तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस इधर डालेंगे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई, नो प्रॉब्लम। 2 पाई, that means part difference should be equal to what, n lambda. For constructive interference, phase difference should be equal to what, 2n pi, and part difference should be equal to what, n lambda. Again I am repeating, for constructive interference, phase difference is 2n pi, and part difference is n lambda, no problem. Now, if phase difference is 2n pi and delta x equal to n lambda, what will happen? I should be equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2, because cos phi will become what, 1, cos phi will become what, 1, no problem. क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है, याद करो बचपन का फॉर्मूला 7th 8th 6th में पढ़ा था, याद करो क्या लिखा है, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर लिखा है, ये रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर लिखा है। और जो ये इंटेंसिटी आ रही है, क्या ये मैक्सिमम आ रही है, बिल्कुल मैक्सिमम आ रही है, क्योंकि cos फाई मैक्सिमम लिया और पढ़ भी तो वही रहे हैं। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, सत्यवचन, ध्यान रखना मैक्सिमम इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, नो प्रॉब्लम। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एंड एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, R इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ अगेन cos phi is what, 1, if cos phi is 1, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इज व्हाट बिकम A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा A1 प्लस A2, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज व्हाट A1 प्लस A2, ठीक है, ठीक है। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं 2-3 इंपॉर्टेंट बातें। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, सबसे पहली बात तो फेज डिफरेंस क्या डालोगे, 2n पाई, पार्ट डिफरेंस क्या डालोगे, n लैम्डा। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, A1 प्लस A2, 4 बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट विद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, ठीक है। एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी फीलिंग भी दिलाता हूँ, चलो पहले डिस्ट्रक्टिव पढ़ाने से पहले इसकी फीलिंग दिलाता हूँ, ध्यान से देखना, ओके नो प्रॉब्लम। तो फेज डिफरेंस दो वेव्स के बीच में अगर फेज डिफरेंस कितना है, 2n पाई है, 2n पाई, ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो साइनोसॉइडल वेव्स है, एक वेव मेरी ये है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये वेव है मेरी, सही है, और वो आगे चलती जा रही है वेव, कोई दिक्कत नहीं है, अरे चलती रहेगी वेव तो सबको पता है। अच्छा ये क्या है, ये एंगल 0 है, ये एंगल कितना है पाई 180 डिग्री, ये एंगल कितना है 2 पाई 360 डिग्री, ये एंगल कितना है 3 पाई, सब जानते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। ये तो पहली वेव हुई। अब इसके साथ कौन सी वेव जोड़नी है, दूसरी वेव जोड़नी है, चलो दूसरी वेव और बनाते हैं, ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देंगे सभी बच्चे। मान लो कि जो दूसरी वेव बनाने जा रहा हूं मैं, वो पहली वेव से 2 पाई आगे है, कितनी आगे है 2 पाई, 2n पाई है ना, n की वैल्यू 1 डाल लेते हैं, तो कितना आ गया मान लो 2 पाई, ठीक है। तो मेरी दूसरी वेव यहाँ से चालू होगी, अरे होगी क्या नहीं होगी भाई, पक्का यहाँ से चालू होगी, ऐसे चलेगी मेरी दूसरी वेव, सही है, और ये पीछे भी होगी ऐसे। तो एक बात बताओ, मैक्सिमम के साथ मैक्सिमम से जुड़ रहा है, बोलो मैक्सिमम से मैक्सिमम जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा हमेशा, ये बड़े के साथ बड़ा जुड़ रहा है हमेशा, बड़े के साथ बड़ा जुड़ रहा है हमेशा, बोलो समझ में आ रही है मेरी बात। तो बड़े के साथ बड़ा जुड़ेगा तभी तो ज़्यादा बड़ा आएगा, क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये वेव का ये वाला पॉइंट और ये वाली वेव का भी ये वाला पॉइंट जुड़े, अरे ये देखो ना लेंथ ये है
और इसकी लेंथ ये है। दोनों वेव अगर यहाँ से जुड़ेंगी तो ही तो मैक्सिमम देंगी, लेकिन अगर यहाँ से जुड़े, मान लो एक वेव यहाँ से जुड़े और दूसरी वेव यहाँ से जुड़े, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जुड़ेंगे तो मैक्सिमम थोड़ा ना आएगा मेरे भाई। मैक्सिमम तब आएगा दोनों वेव का मैक्सिमम जुड़ेगा, जब दोनों वेव का क्या जुड़ेगा, मैक्सिमम जुड़ेगा। ये था फेज की बात, फेज की भाषा में। किसकी भाषा में, फेज की भाषा में। चलो अब पाथ की भाषा में बात करते हैं। सभी जानते हैं दो क्रेस्ट के बीच में डिफरेंस होता है लैम्डा, वेवलेंथ क्या होती है लैम्डा, है ना, और दो ट्रफ के बीच में भी लैम्डा होता है। यानी पाथ डिफरेंस की बात करूं तो लैम्डा, जब n की वैल्यू यहाँ 1 डाली तो पाथ डिफरेंस है लैम्डा, ठीक है। तो ये अगर 0 है तो ये लैम्डा है मेरे भाई, यहाँ पर लैम्डा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये लैम्डा है, ये पहला, ये दूसरी वेवलेंथ, यहाँ तक, ये यहाँ तक, यहाँ से ये 2 लैम्डा, समझे। तो अगर लैम्डा आगे होगा सेम चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी, यहाँ 2 लैम्डा आगे होगा या 3 लैम्डा आगे होगा, तब भी मैक्सिमम से मैक्सिमम ही जुड़ेगा, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेट्स स्टार्ट विद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फटाफट से कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव को, हमारा इंटरफेरेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम सवाल करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं चीज़ों को, समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब पढ़ना, ठीक है। IIT ने बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। और नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों की, और बेसिक से नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट विद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, बताया मैंने, जब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा और इंटेंसिटी भी क्या होगी, मिनिमम होगी। जो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या मिनिमम होंगे तो कैसा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड होना चाहिए और मिनिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए। इंटेंसिटी शुड बी मिनिमम एंड एम्पलीट्यूड शुड ऑल्सो बी व्हाट, मिनिमम, नो प्रॉब्लम। सो फॉर्मूला जल्दी बोलो, जनरल I1 प्लस I2 भी पढ़ चुके हैं यार, प्लस 2 रूट I1 I2 cos of phase difference between two waves, cos of phase difference between two waves, no problem. Now intensity should be minimum, intensity should be minimum. अगर ये I minimum है तो cos phi को minimum होना होगा। cos phi को क्या होना होगा, minimum। मैंने आपको पहले ही बताया cos phi कहाँ से कहाँ जाता है, अरे अभी तो बताया था भाई, -1 से 1, तो मिनिमम कितना होगा, -1, मिनिमम कितना होगा, -1, सही बात है, ओके, नो प्रॉब्लम। अगर cos phi -1 है तो phi कितना है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। cos phi अगर 1 होता है तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और cos phi अगर ऑड होता है तो cos phi अगर 1 होता है तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और cos phi अगर -1 होता है तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल कैसे बनेगा, 2n + 1 कर दूंगा, ऑड नंबर बनेगा हमेशा। n की वैल्यू कुछ भी डालो, n की वैल्यू 0 डालो कि 1 आ गया, ऑड है, 1 डालो 3 आ गया, 2 डालो 5 आ गया, 3 डालो 7 आ गया, सही है ना। तो ऑड नंबर बनेगा हमेशा 2n + 1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, क्या बनेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज द फेज डिफरेंस। दो वेव्स के बीच में कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए, अगर वो दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं तो 2n + 1 पाई, कितना होना चाहिए, 2n + 1 पाई। और अगर, और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, चलो पाथ डिफरेंस डेल्टा x, क्या करोगे, डेल्टा फाई को लिखोगे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x, दैट इज व्हाट, 2n + 1 पाई, नो प्रॉब्लम, पाई से पाई गया, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा x आएगा 2n + 1 लैम्डा बाय 2, 2n + 1 लैम्डा बाय 2, नो प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज द मिनिमम एम्पलीट्यूड, भाई ये -1 हो गया, ये -1 हो गया तो कितना आ गया, I1 + I2 -2 रूट I1 I2, सही बात है। तो कितना हो गया ये हो गया रूट I1, कितना हो गया ये, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। अरे हो गया ना भाई, ये क्या लिखा हुआ है, बचपन याद करो, ठीक है। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड A1 - A2, क्यों, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिख देते हैं, पहले भी कई बार बता दिया है, फिर से बता देता हूँ, कोई क्या दिक्कत है उसमें। A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos phi। मेरे भाई cos phi को -1 डालो, ये A1 और रूट, cos phi को -1 डालो तो ये A1 - A2 का होल स्क्वायर बन गया, और रूट से
स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया a1 माइनस a2, और मैं मोड लगा देता हूँ, मोड इसलिए जो बड़ा है वो आगे रख लेंगे हम, ठीक है ना, जो बड़ा है हम उसको आगे रख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इसकी फीलिंग दे देता हूँ आपको मैं, अब इसकी फीलिंग ले लो। इसकी फीलिंग कैसे लोगे, मान लो कि एक ये वेव थी, सही है, ध्यान से देखना फीलिंग तभी आएगी, एक नंबर वेव ये है। दूसरी वेव जुड़ रही है, दूसरी वेव जुड़ रही है, पर कैसे जुड़ रही है, ऐसे जुड़ रही है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के फेज से जुड़ रही है, ठीक है, यानी n की वैल्यू 0 के लिए ले लेते हैं, तो पाई, n की वैल्यू 0 डालोगे तो कितना आएगा, पाई, पाई यानी 180 डिग्री, पाई यानी 180 डिग्री, आपको पता है ये 0 है, ये पाई है, सही बात है। तो दूसरी वेव जुड़ रही है, लेकिन यहाँ से ध्यान से देखो, मज़ा आ जाएगा। अब देखो मेरी बात, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर, और पीछे प्रोड्यूस करो, क्या हो रहा है बताओ, मैक्सिमम के साथ मिनिमम जुड़ रहा है तो 0 ही तो आएगा, मिनिमम के साथ मैक्सिमम जुड़ रहा है 0 ही तो आएगा, मैक्सिमम के साथ मिनिमम जुड़ रहा है 0 ही तो आएगा, मिनिमम के साथ मैक्सिमम जुड़ रहा है 0 ही तो आएगा। तो सबसे कम इंटेंसिटी इसी केस के लिए बनेगी। बोलो समझ में आया, सही है, बढ़िया। तो क्या क्या सीखा, मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना है, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है, और किस किस फेज पे है, किस किस फेज पे, हमें चारों बातें पता चल गई हैं ढंग से। मैं एक छोटी सी बात आपके साथ और करना चाहूँगा शेयर। बेटा इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी ना हो और डिस्ट्रक्टिव भी ना हो। मतलब देखो अभी मैंने क्या बताया आपको कि फेज़ आपका कंस्ट्रक्टिव के लिए अगर मैं बात करूँ तो फेज़ होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, इवन मल्टीपल, और डिस्ट्रक्टिव के लिए बात करूँ तो फेज़ हो सकता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ठीक है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि फेज़ हो π/2, फेज़ हो π/4, फेज़ हो 2π/3। तब क्या करोगे आप, तब आप इंटेंसिटी निकालने के लिए नेट और नेट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला लगाओगे ये वाले, तो आप ये वाले फॉर्मूले लगाओगे जनरल, तब उसमें cos फाई की वैल्यू को डालनी होगी। उस केस के लिए cos फाई -1 या +1 नहीं होगा, समझे, cos फाई -1 और +1 किसके लिए लोगे, हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, समझे। और अगर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव नहीं है इंटरफेरेंस, यानी फेज डिफरेंस जो हमारे 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 7 पाई, 6 पाई नहीं है, तो फेज डिफरेंस मान लो π/2 है, 2π/3 है, 3π/4 है, तो वो प्रॉपर वैल्यू डालनी होगी यहाँ पर, और वहाँ से नेट एम्पलीट्यूड और नेट इंटेंसिटी और नेट एम्पलीट्यूड आपका आएगा, ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो फिर कल पढ़ेंगे, ठीक। तो ठीक है बेटा, n क्या होता है, n इज इंटीजर, n क्या है हमारा, इंटीजर, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, तभी तो मैंने डाली, 0 बनाया, 2 पाई बनाया, 3 पाई, 4 पाई, ये बना रहा हूँ ना मैं। जैसे मैं डिस्ट्रक्टिव की बात करूँ, देखो n की वैल्यू 0 डालता हूँ तो पाई आता है, n की वैल्यू 1 डालता हूँ तो 2 × 1 + 1 3 आता है, n की वैल्यू 2 डालता हूँ तो 5 आता है, n की वैल्यू 3 डालता हूँ तो 7 आता है। इंटीजर डालना है, 7/3 मत डाल देना, 2/3 मत डाल देना, n इज़ व्हाट, इंटीजर, n इज़ व्हाट, इंटीजर। मैथमेटिक्स वाले तो पहले से ही जानते थे, मेडिकल वालों की दिक्कत थी तो हमने रिपीट कर दिया।